चलो भाई ध्यान दो जरा, ठीक है। इससे पहले हमने स्वर पढ़ लिए थे। हिंदी में स्वर कितने होंगे? हिंदी में स्वर कितने होंगे? 11 या 13 हुए, है ना। अयोग वाहक कितने थे? 2, अंगा और अह। स्वर का वर्गीकरण हमने पढ़ा था। स्वर का वर्गीकरण कितनी तरह से? 4 तरह से। पहले नंबर पे उच्चारण के आधार पे, दूसरा भाषा के आधार पे, तीसरा मुख द्वार के आधार पे, और चौथा होठों के आधार पे। होठों के आधार पे कितने बताए थे? होठों के आधार पे बताए होंगे 2। होठों के आधार पे 2। एक को कहा जाता व्रतमुखी, दूसरा कहा जाता आवर्तमुखी। आवर्तमुखी उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? आवर्तमुखी। और जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार हो जाए उन्हें क्या कहते हैं? व्रतमुखी। उन्हें क्या बोलते हैं? व्रतमुखी। ठीक है, क्लास स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आज क्लास नंबर कौन सी होगी अपनी? तीसरी, है ना। तो ध्यान देना, सबसे पहली बात कर लेते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहा जाता है? व्यंजन वे वर्ण होंगे जिनके उच्चारण में हमें स्वर की जरूरत पड़ेगी। बिना स्वर के हम व्यंजनों को नहीं पढ़ सकते। समझ में आ गया? और ये हमें पता ही है कि हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। सबसे पहली बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे वर्ण होंगे जिनके उच्चारण में स्वर की आवश्यकता हो। जिनके उच्चारण में स्वर की आवश्यकता हो उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। और हिंदी में कुल व्यंजन कितने होंगे? 33। कितने होते हैं? 33। ठीक है, चाहे तुम, अगर मैं कहूं, यानी पहली श्रेणी को, पहली जो श्रेणी होती है, पहली श्रेणी को तो हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला की पहली श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? स्वर। ये हमने पढ़ लिया था। स्वर कितने होते हैं? 11 या 13। अगर कहीं आंसर आता है तो 11 ही लगाना है, क्योंकि 2 क्या होते हैं? अयोग वाहक, अंग और अह। ये पढ़ लिया था। फिर यानी अ से लेकर कहां तक चले गए? अंग और अह तक। ये तो 2 क्या हो जाते हैं? अयोग। अब इसे तो हम कहते हैं, अंग को क्या कहते हैं हम? अंग को कहा जाता अनुस्वर। अंग को अनुस्वर। और अह को क्या बोलते हैं? विसर्ग। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, यानी अंग और अह को छोड़ दे तो 11 संख्या हो जाती है। और इसके बाद दूसरी श्रेणी, यानी क के बाद ख के बाद ग के बाद घ, फिर ड, है ना। इनकी संख्या टोटल हम कहेंगे तो कितनी होती है? 25। यानी अगर पूछ ले स्पर्श व्यंजन कितने होंगे? 25। अब देख लो, चाहे तुम घ को बोल लो चाहे ग को बोल लो, लास्ट में अ की साउंड जरूर मिलेगी, है ना। यानी व्यंजन उन्हें कहते हैं जो बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते, लेकिन स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अगर पूछ ले हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी तो हम कहेंगे 25। कितनी होगी? 25। अंतस्थ व्यंजन की बात करूं तो 4 होंगे। अंतस्थ व्यंजन 4। उष्मक व्यंजन 4 होंगे। संयुक्त व्यंजन 4 होंगे। और अयोग वाहक कितने होंगे? 2। और दिगु व्यंजन कितने होंगे? 2। आज पूरा इनके बारे में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल पूर्वक आज इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। अगली क्लास में ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, सबसे पहली बात कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन उन्हें कहा जाता है जब हम इन्हें बोलेंगे ना, जब इन्हें हम बोलेंगे तो जीभ है ना जो हमारे मुख के अंदर, वो कुछ ना कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करती है। जब जीभ क्रिया प्रतिक्रिया करती हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ का कोई ना कोई भाग या कोई ना कोई प्रतिक्रिया करती हो मुख के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 25। कितनी होगी? 25। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। किसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन? जब जीभ मुख के अंदर कुछ ना कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करती हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। संख्या कितनी? 25। अब ध्यान दो जरा ये 25 स्पर्श व्यंजन होंगे कौन से?
अब यहाँ पे ध्यान रखना, इन 25 स्पर्श व्यंजनों को याद रखना है हमें। तो जब 25 स्पर्श व्यंजन याद रखेंगे, जब लिखने हो, इन्हें कैसे याद किया जाता है, भूल जाते हैं। ठीक है, जिसने कभी बीएससी एमएससी कर रखी हो उसे कहना कि अ से लेके अह तक, अ से लेके यानी ज्ञानी तक लिख के दिखा दो, लिख नहीं सकता, गड़बड़ कर देगा कहीं ना कहीं। तो हमें तो बिल्कुल फिक्स करने ना इन्हें। अगर इसमें इन्हें याद रखना है तो एक शब्द याद रखना, लिखना बराबर क्या, कचट तप। लिखना बराबर कचट तप। बात समझ में आ गई। कचट तप को कुछ हम ऐसे लिखेंगे, क यानी क से क्या बन गया, क, फिर क्या लिखेंगे, च, फिर ट, फिर त, फिर प। ऐसे तो लिख ही सकते हैं, 25 लिख देंगे। क के बाद क्या आता है, ख आता है, ख के बाद फिर ग, ग के बाद घ, फिर क्या आता है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यानी पहले क्या आया, क, फिर ख, फिर ग, फिर घ, फिर ड। ये गलती होगी थी यहाँ पे, समझ में आई। अब अपने आप लिखे जाएंगे 25 के 25। लॉजिक याद रखना है, क्या याद रखना है, लिखना बराबर कचट तप, लिखना बराबर कचट तप। लिख लिया जी। च के बाद क्या आता है, छ, छ के बाद ज के बाद झ के बाद अय्या, क्या आ जाएगा, अय्या। समझ में आया। फिर ट के बाद क्या आता है, ठ, ठ के बाद बताओ क्या आएगा, फिर ठ के बाद, ठ के बाद आएगा ढ, और फिर क्या आएगा ड, फिर क्या आएगा अण। समझ में आई बात। फिर त के बाद थ, फिर द, फिर ध, फिर न, प के बाद फ, फ के बाद भ, क्या आएगा, प, फ, ब, क्या आना चाहिए, ब, ब के बाद भ, भ के बाद म आना चाहिए। बताओ बात समझ में आई क्या। बस लिखना बराबर क्या, कचट तप। अब तो याद हो ही जाएगा, ऐसे ऐसे लिख दो, अपने आप श्रृंखला अपने आप पूरी बनेगी। और ध्यान रखना, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछता है वो। क्यों, अभी तो सिर्फ तुम्हें लिखना सिखाया मैंने। अब यहाँ से क्या पूछता है कि बताओ इनमें से कौन सा दंत है, कौन सा इसमें मूर्धा है, कौन सा इसमें तालु है। समझ में आई। दो लॉजिक लिख लेंगे जब भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। लिखना बराबर क्या, कचट तप। तो भाई इस तरह से लिख लेंगे कचट तप। समझ में आया। कचट तप कुछ हम इस तरह से लिख लेंगे। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये वाला ये बिंदी इसके नीचे रहती है, यहाँ पे गड़बड़ी हो रही, और एक रहती है यहाँ पे। ठीक है, एक कहाँ रहेगी, नीचे को रहेगी यहाँ को। ठीक है, एक यहाँ रहेगी। समझ में आई बात। और वहां पे कहाँ रहती है, यहाँ। समझ में आ गया। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। लिखना बराबर क्या, कचट तप, और बोलना बराबर कतम लव। अब देखो जरा, यानी हाँ, ये पूरी की पूरी श्रृंखला क्या है, ये पूरी श्रृंखला कंठे है। कंठे का मतलब जब ध्वनि कहाँ से निकलती हो, कंठ से। जीभ कोई भी रिएक्शन नहीं करती। जैसे जब हम बोलेंगे क, ख, ग, घ, ध्वनि कहाँ से निकल के आती है, कंठ से। तालु, जब जीभ कहाँ लगती हो, तालु से टकराती हो जाके। च, छ, ज, झ, तालु से लग रही नहीं लग रही। ये पूरा का पूरा वर्ग क्या होगा, तालु। और ये पूरा का पूरा क्या है, तालु। और ये कहेंगे हम मूर्धा। जब जीभ मुड़ जाती हो, जब जीभ इस कंडीशन में आती हो, इस कंडीशन में, ट, ठ, ड, ढ बोल के देखो, है ना, जीभ मुड़ रही है ना, मुड़ के क्या ले रही है, झटके ले रही है, तो समझ लेना वो क्या है, मूर्धा। क्लियर हुई बात। दंत, जब जीभ कहाँ लगती हो, दांतों से लगती हो, उसे क्या बोलते हैं, दंते। उसे क्या बोलेंगे, दंते या दंते व्यंजन। त, थ, ध, न, तो दंते होंगे नहीं होंगे। ओष्ठीय, जब होठ हमारे आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओष्ठीय। तो लिखना बराबर कचट तप, लिखना बराबर कचट तप। ये तो समझ में आ गया। जब इन्हें लिखना तो क्या लिखेंगे, कचट तप। अब मेरी एक बात और ध्यान रखना, यानी इसमें क, ख, ग, घ, ढ यानी ढ, इसमें ध्यान रखना इन सब का हेड कौन है, तो क। इसे क वर्ग बोला जाता है। इसे क्या बोलेंगे, च वर्ग। इसे क्या बोलेंगे, ट वर्ग। इसे क्या बोलेंगे, त वर्ग। इसे प वर्ग। समझ में आई। यानी सब में अगर ये, यानी इस वर्ग का उस्ताद कौन है, तो हम कहेंगे क।
समझ में आ गया? ये सभी के सभी क्या है, इसके स्टूडेंट कह देंगे, चेले कह देंगे। समझ में आ गया? अब ध्यान देना, लिखना बराबर कचट तब, जब भी 25 स्पर्श व्यंजन लिखने हो तो सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए, कचट तब, कि कचट तब को ऊपर से लेके नीचे लिख लेंगे, कभी भी गलती नहीं होने की। समझ में आई बात? दूसरी कंडीशन। अब बोलने की बात करें तो इसमें कंफ्यूजन खड़ा होता है, इसमें क्या याद रखना है, कतम दो याद रखना है। कतम दो का मतलब समझाता हूं, देखो मैंने यहां पे क्या लिख रखा है, अगर बोलना है तो, बोलना है तो क्या याद रखो, कतम दव, कतम दव, कतम दव। क लिख दिया, त लिख दिया, म लिख दिया, द लिख दिया, ओ लिख दिया। समझ में आ गई? लिखना बराबर कचट तप, लिखना बराबर कचट तप, और बोलना बराबर कतम दव, कतम दव। क त म द ओ, क से बन गया कंठ, त से बन गया तालु, म से बन गया मूर्धा, द से बन गया दंत, ओ से बन गया ओष्ठ। अब तो ऐसे कर ही लोगे कि भाई कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ। अभी कंठ, कंठ जब ध्वनि कहां से निकले, कंठ से, उसे कंठ, ये सारे कंठ में चले गए। तालु जब जीभ कहां लगे, तालु से, यानी पूरा च वर्ग किस में दिखाई दे रहा है, तालु में। पूरा ट वर्ग कैसे दिखाई दे रहा है, मूर्धा। पूरा त वर्ग कैसा दिखाई दे रहा है, दंते। प वर्ग कैसा दिखाई दे रहा है। समझ में आई बात? अब एक चीज और ध्यान रखना, ये तो होता है हमारा पहला वर्ग, इसे क्या बोलते हैं हम, पहला वर्ग। ये पूरा का पूरा पहला वर्ग है। ये दूसरा, ये हमारा दूसरा वर्ग है। इसे कहेंगे तीसरा वर्ग, इसे कहेंगे चौथा वर्ग, और इसे कहेंगे पांचवा। कितने वर्ग दिखाई दिए, 5। और 5 इंटू 5 करते तो कितना बनेगा, तो इनकी संख्या कितनी आई। अब एक और ध्यान रखना, ये पांचवा जो वर्ग होता है, ये पांचवा जो वर्ग होता है, इसे कहा जाता अनुनासिक। अनुनासिक, जो नाक की सहायता से बोला जाए। नाक बंद करके देख लो और बोल के देख लो, अगर बोला जाए तो है, बिना नाक की सहायता से हम इसे नहीं बोल सकते। इसे कहा जाता नासिक्य, या इसे कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक जो नाक की सहायता से बोला जाए, उसे क्या बोलते हैं हम, अनुनासिक। समझ में आ गई बात? क्लियर हो रहा है ना टॉपिक? इसके बाद चलो जी, ये तो हमने देख लिया, कचट तप और कतम दव। लिखना बराबर कचट तप, लिख, हाँ हाँ, मुड़ के झटका लेती है ऐसे, ये ऐसे तालू में लगेगी, तालू से जाके। समझ में आ गई बात? ये समझ में आ गया होगा। देखो ये पांचों वर्ग अनुनासिक है या नहीं, जो नाक की सहायता से बोले जाए। इतना क्लियर? अब इसके साथ एक चीज और याद रख लेना, जब इतना कष्ट कर ही लोगे तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम ह बोलते हैं, ह ध्वनि कहां से निकलती है, डायरेक्ट कंठ से, तो मैंने इसे कंठ्य वर्ग में रख दिया। समझ में आई बात? अब इन्हें एक चीज अब इस क्रम में हमें सेट करना, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आए ना, यहाँ पे हमेशा गलती होती है, ये रटे नहीं जा सकते, कौन सा किस वर्ग में आएगा, हम इसे बनाना तो सीख सकते हैं। लिखना बराबर क्या, कचट तप। बोलना बराबर क्या, कतम दव। बोल लेंगे ना ऐसे तो। अब इसके साथ में वहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं, वे तो बचे हुए ना भी। अब देखो, इसमें याद रखना है, सबसे ऊपर माइंड में रखना, सबसे ऊपर क्या आता है, ह। तो चाहे वैसे भी याद रखना कंठे ही होता है। ह कैसा होता है, कंठे ही होता है। अब याद रखना यस, यस, हेलो यस, है ना। फिर क्या याद रखना, रस, कि रस पियोगे, क्या पियोगे, रस, हेलो यस, रस पियोगे। और इसके बाद क्या, लस। समझ में आई बात? यानी अगर मैं कहूं सबसे ऊपर क्या आ गया, ह कैसा हो गया, कंठे। फिर इसके बाद आया यस, य और स, ये किस में चले जाते, तालु। याद रहेंगे ना। तालु के बाद इसके बाद क्या आता है, रस, यानी सबसे बड़ा स, षटकोण वाला स, और फिर क्या आता है, छोटा सा। समझ में आ गई बात? सबसे बड़ा, छोटा, इस तरह से नहीं याद रखने में, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। सबसे ऊपर ह, फिर क्या आया, यस, फिर आया रस, रस के बाद लस।
सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो ह आया, स की बात करें बड़े वाला स, फिर षटकोण वाला स, फिर छोटे वाला स। ऐसे तो याद हो ही जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ तुम इन्हें रट लेते क्या? तो हम हमेशा इनमें ही रह जाते कि पता नहीं कौन सा इसमें तालु है, कौन सा कंठ है। समझ में आ गई बात? इसके बाद बात कर लेते हैं हम, जब हमारे व्यंजनों के उच्चारण स्थान होते हैं तो ऐसे किसके होते हैं? स्वर के। स्वर भी तो कहीं ना कहीं से बोले जाते होंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना अ और आ, देखो जब अ आप बोलते हैं तो ध्वनि कहां से आएगी? कंठ से। कहां से आई? कंठ से। तालु, ई बड़ी ई और बड़ी ई किस में आती है? तालु में। रीरी, जब री को बोलते हैं मुड़ नहीं जाती जीभ, कंपन करने लग जाती है, तो रीरी यानी मुर्दा है। ऐसी दंते में कोई नहीं है, इसमें दंते में कोई नहीं है। ओष्ठ, ऊ बड़ा ऊ, जब बोलेंगे ऊ बड़ा ऊ, होठ क्रिया प्रतिक्रिया करे नहीं करे, तो ये कैसे होंगे? ओष्ठीय। कंठ तालु, जो कंठ और तालु के साथ बोले जाएं, ए और आई, ए और आई, कंठ और तालु के साथ बोले जाए उन्हें क्या बोलते हैं? कंठ तालु। कंठ भी और तालु भी, ए और आई। कंठोस, कंठ और प्लस होठ, कंठ प्लस होठ, तो ओ और औ, कंठ भी और ओष्ठ भी। और दंतोष्ठ ये पूछा जाता है, इसके साथ में व और फ याद रखना, व और फ। तो ध्यान रखना, कंठ में अगर स्वर की बात करें अ और आ कहाँ के हैं? तो कंठ के हैं। कहाँ के हैं? कंठ के। ई बड़ी ई कहा तो तालु पे, ई बड़ी ई तालु। रीरी कहा तो मूर्धा, रीरी कहा तो मूर्धा। ऊ बड़ा ऊ, जैसे ऊ बड़ा ऊ आया तो हम तुरंत याद रखेंगे भाई होठ काम कर रहे हैं, होठ काम करे ना। ऐसे कंठ तालु यानी कंठ के साथ में तालु, ए और आई आ जाते हैं। कंठोष ओ प्लस औ, और साथ में दंतोष्ठ व और फ। सबसे ज्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला व और फ, इनके बारे में ज्यादा फोकस करता है। इसके बाद सबसे ज्यादा ये वाला पूछा जाता है, कंठ तालु, ए और आई। क्लियर हो गया? इसके बाद अब बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये तो समझ में आ गया। अब लिखना बराबर क्या? कचट तप, लिखना बराबर कचट तप, बोलना बराबर कतम दव, बोलना बराबर कतम। और साथ में अगर सबसे ऊपर उधर देखा जाए तो क्या आता है? ह, फिर क्या आता है? यस, फिर क्या आता है? रस, फिर लस। सबसे ऊपर कौन सा स देखा? बड़ा, फिर उससे छोटा षटकोण, फिर सबसे छोटा। ऐसे याद रखने हैं। ठीक है, इनके साथ में स्वर यानी अ और आ कहा तो कैसा होगा? कंठ। ई बड़ी ई कहा तो तालु, ऊ बड़ा ऊ कहा तो होष्टीय, कैसा है? ओष्ठ। रीरी कहा तो मूर्धा, रीरी कहा तो मूर्धा। ए और ऐ कहा तो कंठ तालु, और औ कहा तो कंठोष, और व और फ कहा तो दंतोष। समझ में आ गई बात? इसके बाद अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कुछ समय के लिए सांस रुक जाए, यानी ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे, यानी कहने का मतलब सांस का क्या हो जाए? अंत हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ। संख्या कितनी? 4। संख्या कितनी होगी? 4। जैसे मैंने कहा य, जब पढ़ते हम य, थोड़ी देर के लिए सांस का कनेक्शन टूट जाता है। कहा गया र, ल, व, बताओ सांस का कनेक्शन टूट रहा नहीं टूट रहा? अंत हो गया सांस का, इस कारण क्या बोल दिया ने? अंतस्थ। संख्या कितनी? 4। अगर पूछ ले अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में सांस कुछ समय के लिए रुक जाए, उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। समझ में आ गई बात? इसके बाद उष्मक पहले भी पढ़ा। उष्मक व्यंजन उन्हें कहा जाता है जिनके उच्चारण में, बोलने में मुख से गर्म वायु बाहर निकल के आती हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम? उष्मक। जिनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु बाहर निकल के आती हो, उन्हें क्या कहते हैं हम? उष्मक। संख्या कितनी? 4। तो ध्यान रखना कैसे याद रखेंगे भाई। देखो जैसे मैंने कहा श, तो जैसे स कहा घर्षण करते हुए यानी हवा बाहर निकली गर्म, ऐसी षटकोण वाला स, फिर स, फिर ह,
संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 4। यानी याद कैसे रखना है? तीनों तो स होते हैं और एक क्या होता है? ह। ये किस में होता है? ऊष्मक व्यंजन में। समझ में आई बात? इसके बाद संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे जी? संयुक्त व्यंजन उन्हें कहा जाता है जो दो व्यंजनों के मेल से बने हों। जो दो व्यंजनों के मेल से बने हों उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ पे जैसे एक हो जाता अक्ष, तरह हो जाता है, और एक हो जाता है इसमें कौन सा? अक्ष हो गया, गलती हो रखी है यहाँ पे। एक तो हो गया क्या? अक्ष, एक हो गया तरह, और एक हो जाता हमारा श्र, और एक हो जाता हमारा अज्ञ, यानी अज्ञ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यानी मैंने बताया जो दो व्यंजनों के मेल से बने हो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। यहाँ पे इनके बारे में बहुत ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो पूछता है वो। अगर अक्ष की बात करें तो आधा क और षटकोण वाला स जुड़ के बन जाता अक्ष। तो पूछा जाता अक्ष किसका सम्मिलित रूप है? आधा क और षटकोण वाला स। फंसाता है इसमें, ध्यान रखना जरा। हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, तो हमें याद रखना है आधा क और षटकोण वाला स जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अक्ष बनेगा। तरह को तो याद रख लेंगे वैसे ही, आधा त और र। समझ में आ गई बात? अगर कहा श्र, इसे भी याद रख लेंगे, स और र, आधा स, लेकिन ध्यान रखना बड़े वाला स है ये। ऐसे अज्ञ, ज प्लस अञ, समझ में आई बात? ज प्लस अञ, लेकिन ये क्या दिखाई दे रहे? सब में हलंत लग रहे हैं इनमें, तो ध्यान रखना जहां पे हलंत लग जाए वो आधा होता है। ठीक है। अक्ष कहा आधा क षटकोण वाला स, तरह कहा आधा त और र, श्र कहा आधा श और र, अज्ञ कहा ज प्लस अञ। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? इसके बाद अब बात कर लेते हैं अयोग वाहक। पहले भी बताया अयोग वाहक स्वर उन्हें कहा जाता है जो न तो पूर्ण रूप से स्वर हो और न ही व्यंजन। ये बेचारे लुढ़कते फिरते हैं। एक को विसर्ग कहते हैं, एक को क्या बोलते हैं? अनुस्वर। एक को क्या बोलते हैं? अनुस्वर। न तो स्वर है न ही व्यंजन। स्वर में घुसा दिए स्वर के समान, व्यंजन में घुसा दिए व्यंजन के समान। ये लुढ़कते फिरते हैं। संख्या कितनी है? 2। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अगर पूछ ले हिंदी में अयोग वाहक स्वर की संख्या कितनी होती है? 2, अंग और अह। समझ में आई बात? इसके बाद अब बात कर लेते हैं उत्सिप्त व्यंजन। उत्सिप्त व्यंजन या इसे कहा जाता है दिगु व्यंजन। उत्सिप्त व्यंजन या दिगु व्यंजन। समझ में आई बात? उत्सिप्त व्यंजन उन्हें कहा जाता है जब हम बोल लेंगे ना तो जीभ हमारी झटके लेती है, कूद के पड़ती है। समझ में आ गया? जैसे इनकी संख्या कितनी हो, यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ क्या ले? झटके ले, कूद के पड़ती है। कहा ढ, समझ में आया? तो जीभ ने एकदम क्या लिया? झटका। ऐसे कहा ढ, जीभ ने क्या लिया? झटका। तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? उत्सिप्त व्यंजन कहते हैं। संख्या कितनी? 2। अंतस्थ की कितनी बताई? अंतस्थ व्यंजन की 4। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। उत्सिप्त की कितनी है? तो 2, ढ और ढ। अयोग वाहक की कितनी बताई? 2। कौन कौन से? अंग और अह। अंग और अह। क्लियर हो गया? आगे चले। इसके बाद बात कर लेते, तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं समास के आधार पर अगर व्यंजनों का भेद करना हो तो समास के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद कर सकते हैं। एक को कहा जाता अल्प प्राण, एक को कहा जाता अल्प प्राण और दूसरे को कहा जाता महाप्राण। एक को अल्प प्राण, दूसरे को महाप्राण। अगर मैं अल्प प्राण की बात करूं, अल्प प्राण उसे कहा जाता है जिनके उच्चारण में मुख से वायु की मात्रा बहुत कम निकलती हो, वायु की मात्रा बहुत कम निकलती हो। जैसे अब मेरी बात समझना जरा, मैं कहता हूं क, अपने मुख के सामने हाथ लेके गया क, और फिर मैंने कहा ख, दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है? क्या दिख रहा है? यानी अगर क में जाते तो क्या होता है? वायु कम निकल के आती है, और जैसे ही कहा ख
तो वायु ज्यादा आई। अगर फिर कहा ग, देखो फिर करके ग क्या हुआ, कम, और जैसे ही कहा घ ज्यादा। तो ध्यान रखना जिसके उच्चारण में वायु की मात्रा कम निकले उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण, और जिसमें ज्यादा निकले महाप्राण। समझ में आ गई बात? कोई नहीं बताने का, ऐसे ध्यान रखना जरा। अगर क्लास चलती होती मैं भी इसे स्पीड के साथ में लेके जाता टॉपिक को। ठीक है, अब समझो जरा, ये क्लियर हो गया? यानी अगर कहूं, यानी पहला, साथ में तीसरा, पांचवा, ये क्या है, हमारे अल्प प्राण है। पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या है, अल्प प्राण। अल्प प्राण के साथ में य, र, ल, व, ये क्या थे हमारे अंतस्थ व्यंजन। ये भी कैसे होंगे, अल्प प्राण। ये भी कैसे होंगे, अल्प प्राण। देख लो भाई, अगर इनमें से किसी को भी बोल के देखो वायु कम निकलेगी, और जैसे अगर हम बात करें ख और साथ में घ की मैं बात करूं तो वायु बहुत तेजी के साथ में आती है। तो अल्प प्राण का कोड कितना, 135। याद क्या रखना, अल्प प्राण बराबर 135 अंतस्थ व्यंजन। पूरी एक लाइन याद रखनी है, अल्प प्राण 135 बराबर अंतस्थ व्यंजन। ऐसे तो याद रख ही सकते हैं भाई, अल्प प्राण का कोड 135, साथ में अंतस्थ व्यंजन, एक सूत्र बना के कर देना, अल्प प्राण बराबर 135 अंतस्थ व्यंजन। अब यहां पे ध्यान रखना, अब जो बाकी बचे हुए हैं दूसरा और चौथा, ये क्या होने वाले, महाप्राण। तो इनका कोड क्या बनना चाहिए फिर, 2 और 4 यानी 24। तो अल्प प्राण का 135 बताया, तो महाप्राण का कितना होगा, 24। यही बात आगे लिखी हुई है, महाप्राण जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा बहुत ज्यादा तेजी के साथ निकले उसे क्या कहते हैं, महाप्राण। इसमें दूसरा और चौथा वर्ग आ जाता है, और साथ में उष्मक व्यंजन। वहां पे क्या बताया, अल्प प्राण 135 बराबर अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण 24 बराबर कितना, उष्मक व्यंजन। याद रहेगा ना, ऐसे ऐसे याद रखते हैं। अल्प प्राण 135 बराबर अंतस्थ व्यंजन और महाप्राण 24 बराबर उष्मक व्यंजन। अब इसमें ध्यान रखना, उष्मक व्यंजन में इसे काउंट नहीं किया जाता। ठीक, ये तो होगा भाई, ये होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे चले, समझ में आ गया इतना? आगे चले, थोड़ा सा और रह रहा है, इसे भी कंप्लीट कर दो, दिक्कत तो नहीं है? हाँ, चला गया। अभी तक हमने वायु के आधार पे देख लिया है ना, वायु के आधार पे देख लिया। अब देख लेते कंपन के आधार पे। ठीक है, कंपन के आधार पे, कंपन के आधार पे अगर मैं कहूं, कंपन के आधार पर अगर देखा जाए व्यंजन को 2 कैटेगरी में बांट दिया। अगर वो तो वायु के आधार पे देखा हम, अल्प प्राण और महाप्राण। अगर नहीं कुछ भी समझ में आ रहा, सामने हाथ लेके जाना, अगर कम वायु बाहर निकलती है तो अल्प प्राण, वरना महाप्राण। लॉजिक तुम्हें बता ही दिए सारे। लिखना बराबर कचट तप, बोलना बराबर कतम दो। बताओ एक एक चीज क्लियर होगी नहीं होगी? 1-2 बार जरा क्लास देख लियो और अच्छे से मजबूत हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल स्लो में करवा रहा हूं इसे मैं। अब ध्यान देना जरा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है हिंदी का। यहां से क्वेश्चन आता तो आता है, 100% आने वाला है। ठीक है, कंपन के आधार पर मैं कहूं, कंपन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होंगे, 2। एक को कहा जाता अघोष और एक को कहा जाता सघोष। एक को अघोष, दूसरे को सघोष। अघोष की मैं बात करूं, अघोष व्यंजन किसे कहा जाता है? अघोष व्यंजन किसे कहा जाता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और पहला और दूसरा जो होगा तो उसे क्या कहते हैं, अघोष। क्या बोलते हैं, अघोष। भाई पहला वर्ग कहा और साथ में क्या, दूसरा वर्ग कहा, ये क्या होंगे, अघोष। और बाकी जो बचे हुए वो सघोष। अघोष के साथ में याद रखना क्या, तीनों स भी क्या होंगे, अघोष होंगे। और अगर अंतस्थ व्यंजन कहा तो सारे किस में चले गए, सघोष में। समझ में आ गई बात? तो अगर पूछ ले अघोष का कोड कितना होगा तो हम कहेंगे 12।
अघोष का कोड 12, यानी पहला और साथ में दूसरा वर्ग। और बाकी जो बचे अभी तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 345 बढ़ना है कोड। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो जरा। गायब कहाँ हो गए भाई, कहीं निकल गए क्या? चलो ये आ जाओ भाई, एक मिनट देख लीजिए आगे। ठीक है, अब देखो जरा, अघोष समझ में आ गया। अघोष का कोड क्या? 12, सघोष का 345, सघोष का कितना हो गया? 345 हो गया, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या होंगे? सघोष, और साथ में य र लव। ठीक है, मेन चीज है इनके कोड याद रखने। लिख तो लोगे, अब बताओ जरा, इतनी सारी चीजें बताई इसमें, रट लेते? नहीं रटे जा सकती। अब तो ये समझने का टॉपिक था, बहुत से क्या करें, इन्हें रटवाने के चक्कर में लगे नहीं। तो सीधा फंडा यही है, सबसे पहले हमें दो चीज याद रखनी, लिखना बराबर कचट तक, बोलना बराबर कथम दो। सबसे टॉप पे आता है ह के बाद आता है यस, फिर रस, फिर लस, फिर चले गए हम स्वर में, सबसे ऊपर आया आ, फिर उ, ई बड़ी ई जो तालु में चली गई, रीरी में मूर्धा आ गया, और फिर लास्ट में आए हम ऊ या बड़ा ऊ, ओष्ठी में चले गए। उधर देखा ए ई कंठ और कंठ और तालु। फिर इसके बाद कौन सा आ जाता है? हम इसके बाद हमने पढ़ा कंठ तालु में ए और ऐ आ जाते हैं, और लास्ट में हमने देखा इसमें कंठोष में ओ और औ, और लास्ट में इसके बाद हमने देखा व और फ दंतोष्ट में आते हैं। ठीक है, बताओ क्लास समझ में आई नहीं आई? ठीक है, इसमें इतना ही था। ठीक है, एक दो बार जरूर देखिए उसे, और बिल्कुल अच्छे से रट जाएगी, और यहाँ से 100% गारंटी है इसमें से क्वेश्चन आना तो आना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू भाई।